गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो जो है आज की अपनी क्लास में रहने वाला है रेनेसा का टॉपिक। ठीक है, लेकिन रेनेसा शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास आए थे, वो सारे मैं थोड़ा सा कवर करवा देता हूँ आपको। मतलब कि 2-3 बातें हैं जो मैं बताने से भूल गया था, या फिर पता नहीं स्टूडेंट्स को उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा तो उन्होंने मुझसे पूछी, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या बातें हैं वो। देखो, एक तो उनका क्वेश्चन ये था कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन थे इंग्लैंड के। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन था। तो ये है केल्ट्स। ठीक है, अब देखो ये CELTS है, लेकिन आपको इसको पढ़ना है केल्ट्स। ठीक है, ये लोग थे ओरिजिनल इनहेबिटेंट। अगर ओरिजिनल इनहेबिटेंट पूछे, मतलब जो आपका ओल्ड एज है ना, उससे पहले के, मतलब 450 AD से पहले के, 450 AD से पहले के जो लोग थे वहाँ पे, वो यही थे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और ये कैसे कैसे आए थे मैं बता देता हूँ एक बार। एक केल्टिक रिवाइवल भी होता है WB यीट्स के टाइम पे। केल्टिक रिवाइवल मतलब 450 AD के पहले का जो भी लिटरेचर है उसको रिवाइव किया जाए। ऐसा होता रहा है लिटरेचर में, ये कोई नई बात नहीं है कि पुराने लिटरेचर को छोड़ा जाए, नया पकड़ा जाए, या नए को छोड़ा जाए और पुराने को। ऐसा होता है ना, ट्रेंड होता है कि क्या है, मतलब आदमी एक चीज़ से बोर होने लगता है। जैसे रोमांटिक में क्या हुआ था, इमोशन और इमेजिनरी पे पूरा फोकस था, तो वो जब उससे बोर हुए तो विक्टोरियन में उन्होंने मतलब साइंस और उसकी तरफ भागने लगे। वो रेनेसां से पहले रिलीजन पे जोर था पूरा एलिजाबेथन एज के टाइम पे, तो बाद में वो रीजन, लॉजिक और इनकी बातें करने लगे थे। मैं बताऊँ एक चीज़, देखो होता क्या है कि हर आदमी है ना अपने टाइम का होता है मॉडर्न। पहली चीज़ तो आज आपको लगता होगा, आप किसी अंकल को देखते हो, आपके फादर को देखते हो, मदर को देखते हो, तो आपको लगता है नहीं यार ये तो आउटडेटेड हो गए। नहीं भाई साहब, वो अपने टाइम के मॉडर्न रहे हैं। हर आदमी अपने टाइम का मॉडर्न होता है। उस टाइम पे एक पैंट चलता था बॉल बॉटम करके, तो सारे ऐसे करके चलता था, यहाँ से सिकुड़ा होता था, यहाँ से थोड़ा सा खुला होता था। ठीक है, तो वो पहनते थे। वो मूछें रखते थे उस टाइम पे, जो है मूछें होती थी ऐसे बड़ी बड़ी मूछें फेस पे, वो रखते थे वो। ठीक है, तो हर आदमी अपने टाइम का मॉडर्न होता है, ये बात ठीक है। तो ये केल्ट्स थे जो है ओरिजिनल इनहेबिटेंट। एक तो ये बात थी। थोड़ा सीक्वेंस बता देता हूँ मैं इनका आपको। सबसे पहले थे केल्ट्स, उसके बाद आए थे रोमन्स। ठीक है, रोमन्स, और उसके बाद आए थे एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सैक्सन के बाद आए थे वाइकिंग्स, जो एल्फ्रेड के टाइम पे मैंने बताया था, उसने एकीकरण टाइप किया था और इनसे लड़ा था। और वाइकिंग्स के बाद जो है नॉर्मन घुस गए थे उसमें। ठीक है, ये यहाँ लिख देता हूँ नॉर्मन। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था ना 1066 ईस्वी में जो है। तो ये सारी बातें हैं भाई साहब। ये आप सीक्वेंस याद रख सकते हो कि सबसे पहले केल्ट्स थे, फिर रोमन्स थे, फिर एंग्लो सैक्सन थे, फिर वाइकिंग्स थे, फिर नॉर्मन थे। ठीक है, अब आगे की बात क्या है। आगे की बात ये है कि इसी तरीके से पेपर, देखो एक बुक नाम से एंट्री दे रखी है उसमें, MH अब्राम्स में। काफ़ी बड़ी एंट्री है वो। अगर आप MH अब्राम्स है आपके पास तो उसको खोल के देखें, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कैसे हुआ था पेपर का विकास। मतलब बुक में देखो, एक तो बुक होती है, बुक में आप पढ़ते हो पेज, पेज पढ़ते हो। जैसे इस साइड पे तो मान लो पेज नंबर 1 है और इस साइड पे पेज नंबर 2 है। ठीक है, मतलब इसी पेज के पीछे, जैसे ये पेज 1 है और इसके पीछे पेज 2 है, तो इन दोनों पेजों को मिला करके बोलते हैं लीफ। ये याद रखनी है, मतलब जिसको आप पन्ना बोलते हो ना, पन्ना। पेज तो सिंपली पेज होता है, किस पेज पे कौन सी चीज़ है। और जब 2 पेज मिल जाते हैं आगे पीछे से, तो उसको बोलते हैं लीफ, अंग्रेजी में लीफ बोलते हैं। बाकी आप पन्ना या जो कुछ भी बोलते हो वो अलग बात है। ठीक है, अब इसका विकास कैसे हुआ है बुक का। तो बुक में सबसे पहले आया था पेपीरस। पेपीरस आया था। पेपीरस था ओल्ड टाइम में। ठीक है, अब आज आप जो बुक देख रहे हो ये ऐसी बुक थोड़ी आ गई है भाई, इसका बहुत विकास हुआ बहुत लंबे टाइम में। ठीक है, फिर आया था पार्चमेंट। पार्चमेंट, और ये जो बनता था पार्चमेंट, ये बनता था सीप या गोट का जो खाल होती है ना, उससे बनाया जाता था। उसके बाद आया है पेपर। तो मैंने ये दोनों बातें आपको बता दी। एक तो ये वाली कि पहले केल्ट्स थे, फिर रोमन थे, फिर एंग्लो सैक्सन, फिर वाइकिंग्स और फिर नॉर्मन। और इसमें पेपीरस थे पहले, फिर पार्चमेंट, फिर पेपर। इस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ और है इसमें, रेनेसां से पहले की थोड़ी सी। ये देखो, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये अपनी सेकंड ग्रेड की क्लासेस हैं जो है लिटरेचर का, लगभग पूरा कवर कराया हुआ है, और जो कुछ रह गया है वो भी करवा देंगे। ये देखो, ये वन शॉट रिवीजन लगाया था इस टाइम हमने। फिर ये टेल ऑफ टू सिटीज़ है, ये ज़रूर देखना चाहिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो। ये लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक है, ये स्वीट साइलेंट थॉट है, ये यूलिसस है, ये भी अच्छी पोएम है, ये भी देखनी चाहिए। ये सनराइजिंग है, इस तरीके से आप देख सकते हो।
इसके अलावा रेनेसा शुरू करते हैं, उससे पहले 2-3 बातें और हैं रेनेसा के काम की। रेनेसा, देखो जो रेनेसो पढ़ते हैं इसको, ये रेनेसो आया है 1558 में और ये 1660 तक रहा है। इसके बीच में इसके 3-4 पार्ट करते हैं अपन, एक तो एलिजाबेथन, एक जैकोबियन, एक कैरोलिन और एक प्यूरिटन, ठीक है। ये करते हैं हम 1558 से लेकर के 1603 तक, ये 1603 से 1625 तक, ये 1625 से और 1649 तक, ये 1649 से लेके 1660 तक, ठीक है। इसमें एलिजाबेथ क्वीन रही थी जो है, एलिजाबेथ। इसमें जो है जेम्स राजा रहा था, जेम्स द फर्स्ट, ठीक है। इसमें चार्ल्स रहा था और इसमें प्यूरिटन एज में कोई राजा तो है नहीं, लेकिन एक आदमी है ओलिवर क्रोमवेल नाम का। जब इसके बारे में बात करेंगे तो डिटेल में कर लेंगे। ये खुद को राजा नहीं बताता है, खुद को लॉर्ड प्रोटेक्टर बताता है, ठीक है। काम राजा से गए भी थे वैसे इसके, लेकिन खुद को बोलता है लॉर्ड प्रोटेक्टर हूँ मैं, कोई राजा नहीं हूँ, मैं आप लोगों के जो है सम्मान बचाने के लिए, गरीबों के हित के लिए। हर कोई जो पॉलिटिक्स में आता है यही बोल के आता है, पीछे क्या करते हैं वो अलग बात है, लेकिन ऐसी बातें हमें इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तक चलाया था हमने ओल्ड इंग्लिश, मतलब 1340 से लेके 1400 तक अपना क्या था, चौसर था। अब बीच का जो टाइम है 1400 से लेकर के और 1558 तक का, पहले हम उसकी बात करेंगे कि इस पीरियड में जो है क्या हुआ था। उसके बाद अपना रेनेसा आ जाएगा, फिर धीरे धीरे अपने सारे एजेस चलते रहेंगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी थी उनके बारे में अपन बात करेंगे जो है, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ इसको। देखो सबसे पहली जो घटना है वो है 1453 की, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये क्या है, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और ये रेनेसा के जो है, मतलब रेनेसा के आने में इसका क्या रोल है। इसका रोल ये है कि भाई साहब जो कॉन्स्टेंटिनोपल था वहाँ पे सारे विद्वान लोग रहते थे, सारे इंटेलेक्चुअल्स वहीं रहते थे। लेकिन जब इसका फॉल होता है, जब वहाँ का पतन होता है, तो वो वहाँ से भागे थे। होता क्या है, देखो ऐसे समझो जैसे ये एक कोई प्लेस है, ठीक है, मान लो कॉन्स्टेंटिनोपल ही है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, मतलब सारे के सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, इनके अपने अपने विचार हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के इनके विचार हो सकते हैं। एक व्यक्ति को जो है जीवन कैसे जीना चाहिए, एक राजनेता को किस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके की जो है बातें थी यहाँ पे। अब जब यहाँ का पतन होता है तो ये सारे लोग इधर उधर भागेंगे, इधर उधर भागेंगे। तो जो इसके पास नॉलेज है, मान लो ये ए आदमी है और इसने जो है अच्छी खासी नॉलेज है, तो ये यहाँ पे आ गया, किसी दूसरी जगह पे आ गया, तो ये यहाँ पे अपना ज्ञान फैलाएगा, ठीक है। और ये सी यहाँ आ गया तो ये यहाँ ज्ञान फैलाएगा, ये यहाँ आ गया तो यहाँ ज्ञान फैलाएगा, तो हर जगह ज्ञान हो जाएगा। तो होता क्या है, ऐसे देखो एक कहानी भी चलती है, उसमें बताते हैं ना कि जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं उनके बारे में तो जो है उनको भगवान आशीर्वाद देते हैं कि तुम सब बिछड़ जाओ, और जो बुरे बुरे लोग रहते हैं तो उनको कहते हैं कि तुम सब एक जगह रहो। तो बुरे लोग एक जगह रहेंगे तो बुराई सारी एक जगह रह जाएगी, और अच्छे लोग जब अलग अलग होंगे तो वो जहाँ जाएंगे वहाँ पे अच्छाई फैलाएंगे, जो है ऐसी बात है। तो यही हुआ था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में। यहाँ पे जो है स्कॉलर्स थे खूब सारे लोग जो प्रिंटेड बुक्स को लेकर के गए थे यहाँ पे। फिर आता है अपना नेक्स्ट स्टेप 14, ये आ गया आपका 1454 से 1455 में। इसमें एक और काम हुआ है आपका। पहले होता क्या था, पहले ये था कि जैसे आपको खुद को बुक समझ में नहीं आती है, आपको लैटिन पढ़ना नहीं आता है, आपको ग्रीक पढ़ना नहीं आता, कोई भी, जैसे मान लो ये बाइबल है, तो ये क्या बना दिया मैंने, ये है बाइबल, ये बाइबल की बुक है मान लो। अब बाइबल आपको आ नहीं रही है, बाइबल को छोड़ो, आप गीता से समझो, ठीक है, ये आपकी भगवत गीता है, ठीक है। तो आप खुद पढ़ रहे नहीं हो, आप भरोसे बैठे हो किन के, अपने गुरुओं की, कि गुरु पढ़ के तुमको सुनाएंगे। अब गुरु अपनी मन मर्जी से सुना देता है जो है। अब इससे अच्छा है कि आप खुद गीता को पढ़ लो, खुद देख लो उसमें है क्या ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यही हो रहा है यहाँ पे भी, कि जैसे बाइबल नहीं आ रही थी लोगों को समझ, तो वहाँ पे जो धर्म के ठेकेदार बने हुए थे, मान लो ये हैं कोई अपने पंडित जी, ठीक है, पंडित जी से अच्छा समझ में आएगा। तो पंडित जी ने गीता को अपने हिसाब से जो है बता दिया कि गीता में ये लिखा है कि गुरु की पूजा करो और ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और जो कुछ भी है उसको लगा कि मेरे मेरे फ़ायदे कीजिए। मतलब अच्छी चीज़ें भी बताई उसने, और उसने वो चीज़ें भी बता दी जो उसमें थी ही नहीं कभी। तो इस तरीके से इन्होंने अपना फ़ायदा उठा लिया। धीरे धीरे अब जब ये इंटेलेक्चुअल्स पहुँचे तो इनको तो आता था पढ़ना लिखना,
सारी चीज़ें जानते थे, तो इन्होंने लोगों को बताया कि भाई ऐसा नहीं है, गीता में ऐसा लिखा ही नहीं है, तुम्हें किसने बताया? कि हमारे गुरुजी ने। तो गुरुजी ने तो गलत बता दिया है, तो आप खुद से पढ़ो। तो मैं भी यही कहूँगा आपसे, आपके जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, पुराण हैं, अगर आपको उनमें इंटरेस्ट है तो आप खुद से पढ़ें उनको, ना कि किसी दूसरे के भरोसे रहें कि ये जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। हो सकता है वो अपने फ़ायदे के लिए बता रहे हो। तो ऐसा होता है। तो रेनेसां के जो है अपन पढ़ते हैं कि ये कैसे आया, तो इसमें इसका कारण है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का। यहाँ से सारे स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स जो है बिखरे, उन्होंने जगह-जगह नॉलेज का प्रसार किया, तो जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे थे पहले, उनकी जो है शामत आ गई थी इससे। जैसा कि वर्तमान में भी हो रहा है, आप किसी को गलत नहीं बोल सकते, वो फैक्ट चेक कर लेते हैं तुरंत से। तो यही हो रहा है कि भाई ऐसा कृष्ण ने कब कहा बताओ हमें? नहीं कहा ऐसा तो कभी। तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है 1454 से 1455 में, 1454 से 1455 में गुटेनबर्ग की बाइबल आती है इसमें, ठीक है। तो इसमें होता है पहला पब्लिकेशन आता है। एक तो 1440 की बात और बता देता हूँ मैं इससे पहले। 1440 में जो है प्रेस आ गई भाई साहब, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस, ये सारे रीजन्स रहे हैं रेनेसां के आने में। प्रिंटिंग प्रेस आ गई। प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? जोहान्स गुटेनबर्ग लाया था, जो है जर्मनी में। इसने 1440 में क्या किया था, जर्मनी के अंदर, और स्थापना कर ली थी उसकी। इसको एक बार मिटा देता हूँ मैं, क्लियर तो हो जाएगा आपको। ये हट जा, ये सारी बातें हटो। पंडित जी जाओ यहाँ से, हो गया काम आपका। और ये इसको भी हटा दो, ठीक है। ये अब आएगा समझ में। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कर दिया हमने, ठीक है। और 1440 में, इससे पहले ही आ गया था ये, 43 से पहले जो है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ आपके सामने तो ऐसे निकल के आता है ये। इसको भी हटाओ। तो सबसे पहले अपना क्या काम हुआ है? अपना 1440 में आया है, 1440। 1440 में जोहान्स गुटेनबर्ग, इसने क्या दिया? बाइबल दी अपनी, बाइबल ले आया ये अपनी। और प्लस में क्या हुआ है, और इसमें मतलब 1476 में, 1476 में, इससे पहले आप उसको रख लेना। एक मिनट में सीक्वेंस में लगा देता हूँ इनको। 1453, 1453 से 55 से, सॉरी 54 से 55, 53 में क्या हुआ है? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ है। तो ये गुटेनबर्ग जब बाइबल ले आया तो इसमें ये था, इसने प्रिंटिंग प्रेस लाया, ये अपनी प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस से इसने कई सारी बाइबल निकाल दी। अब पहले होता क्या था कि मान लो एक बाइबल है किसी के पास, तो जिसके पास बाइबल है वही पढ़ेगा, वही उसका मतलब समझाएगा। अब जब घर घर में बाइबल हो जाएगी, हर घर में बाइबल हो जाएगी, ऐसे समझो हर घर में गीता है, हर व्यक्ति गीता पढ़ रहा है, तो कोई किसी को बेवकूफ़ बना ही नहीं पाएगा ना। तो वही चीज़ हो रही है इसमें। यहाँ हो गया अपना कॉन्स्टेंटिनोपल का जो है पतन हो गया, यहाँ से इंटेलेक्चुअल्स निकल गए जो है। 1454 से लेकर के 55 में इसमें क्या हुआ है, इसमें ये जोहान्स गुटेनबर्ग, जोहान्स गुटेनबर्ग जो है, इसने बाइबल निकाल दी है ना। और 1476 में क्या होता है, 1476 में एक और आदमी, विलियम कैक्सटन, विलियम कैक्सटन। और ये क्या करता है विलियम कैक्सटन? ये करता है अपने वेस्टमिंस्टर में एक और जो है क्या मतलब जो चौसर की जो टेल्स थी ना, उसको जो है इसने पब्लिश करा। एक प्रेस लगाई इसने वेस्टमिंस्टर में, और इसने चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है, चौसर अपने टाइम का विद्वान आदमी था, इसको जो है क्या किया, पब्लिश किया इसने, ठीक है। और एक और करता है ये मेलोरीज ले मोर्टे डी आर्थर, पहले बता के आया हूँ ना मैं आपको, मेलोरी की डी आर्थर, ले मोर्टे डी आर्थर है इसका नाम, ठीक है। मेलोरी की ये है ले मोर्टे डी आर्थर, ठीक है। तो इनका ये करता है पब्लिकेशन, ठीक है। ये 1454 और 5 वाली बातें इसी से जुड़ी हुई हैं, जोहान्स गुटेनबर्ग से। इसने 1440 में तो प्रेस लगाई, और 1454 से 5 में इसने जो है गुटेनबर्ग की जो है बाइबल तो निकाली है इसने यहाँ पे, और प्रेस लगाई है यहाँ पे। ये इस तरीके का सीक्वेंस बनता है आपका, ठीक है। ये और भी कुछ घटनाएं और सुन लो। फिर आते हैं अपन 1500 पे। तो 1516 में एक टॉमस मोर नाम का आदमी हुआ। आगे इनको और डिटेल में पढ़ेंगे आप, एक बार आप थोड़ा सा सीक्वेंस देख लें।
टॉमस मोर का आया यूटोपिया। यूटोपिया में क्या बातें कही हैं इसने यूटोपिया में जो बात कही है वो है आइडियल स्टेट की बात, कि एक जो है अच्छा स्टेट कैसा होना चाहिए, उसके पॉलिटिशियन कैसे होने चाहिए, उसके लोग कैसे होने चाहिए, लोगों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, पॉलिटिशियन के क्या होने चाहिए, किंग के क्या होने चाहिए, जो कोर्ट में बैठते हैं उन लोगों के। तो इस तरीके से इसने आइडियल स्टेट की बात जो है कही है, ठीक है। और ये जो है 1516 में तो आया है, लेकिन ये पब्लिश हुआ है 1551 में। सब कुछ अच्छा अच्छा है इसमें, क्योंकि आइडियल स्टेट है, ऐसे राज्य की कल्पना की है इसने, ठीक है। 1570 में क्या होता है भाई साहब, इसको भी हटा दो, ये नोट कर लेना आपको इसमें जो जो भी काम की चीज़ लगे वो, ठीक है। और जो नहीं लगे वो छोड़ देना, वैसे सारी काम की चीज़ें बता रहा हूँ मैं, है ना। तो ठीक है, 1570 में क्या हुआ है, 1570 में जो मार्टिन लूथर है, इन्होंने एंटी कैथोलिक मूवमेंट शुरू कर दिए थे भाई साहब। मार्टिन लूथर ने एंटी कैथोलिक मूवमेंट, वही है जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं उनके जो है खिलाफ जाना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को नॉलेज होने लग गई थी। आज भी तो यही हो रहा है, आज बाबाओं की नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल पा रही है, क्योंकि हर आदमी इंटेलेक्चुअल है, हर आदमी जो है जुड़ा हुआ है चीज़ों से, कहीं ना कहीं वो खुद पढ़ रहा है, वो खुद रिसर्च कर रहा है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, खुद ध्यान कर रहा है, खुद मेडिटेट कर रहा है, सारे काम खुद पे करके देख रहा है, वो उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी की। तो वो ही है, तो मार्टिन लूथर ने एंटी कैथोलिक मूवमेंट शुरू कर दिए, और फिर नई नई थियरीज आने लगी थी। अभी रहने साहब में पढ़ाऊंगा ना मैं, तो बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। 1570 में देखो ये सीक्वेंस बनता जा रहा है ना अपना, पहले ये आया था 1400 की बात है, फिर 1503, फिर 1576, फिर 1516, फिर 1517, मार्टिन लूथर, एंटी कैथोलिक मूवमेंट, ठीक है। और क्या क्या हो रहा है इसमें, कोपरनिकस ने जो है 1543 में, साइंस भी अपना जो है चरम पे जा रहा है। पहले इन्होंने अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना दी थी कि जैसे जो है सूर्य है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, टॉलेमिक थ्योरी थी उसने दी थी, तो उसका भी जो है वो निकाल दिया उन्होंने तोड़ के, नहीं भाई साहब पृथ्वी सेंटर में, वो सॉरी सूर्य सेंटर में, पृथ्वी इसके चक्कर लगाती है। तो ये नई नई खोजें होने लगी थी, आदमी का विकास हुआ, मानव सभ्यताओं का विकास हुआ, इस तरीके से विकास आगे बढ़ता है, और जो पहले से बनी बनाई व्यवस्थाएं वो बिगड़ने लगी थी। जाहिर सी बात है बिगड़ेंगी, क्योंकि वो सही थी नहीं। अगर आपको भी लगे कहीं सुधार की ज़रूरत है तो वहाँ सुधार किया करो, खुद के अंदर सुधार हो, आपके स्टडी प्लान में सुधार हो। इम्प्रूवमेंट बिल्कुल इस मतलब लाइफ का पार्ट है ये इम्प्रूवमेंट, जो है इम्प्रूवमेंट और करेक्शन। तो 1543 में क्या होता है, कोपरनिकस नेविगेटेड रिवॉल्यूशन ऑफ सन, ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ सन वाली बात आ जाती है यहाँ पे। और ये कौन दे रहा है, कोपरनिकस दे रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, एक 1571 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है, एक व्यापार करने के लिए जो है संस्था है। यहाँ पे गरीब आदमी जो है पैसा छापने लगा था। गरीब आदमी क्या है, यहाँ पे पैसा लगा के पैसा जीतता, कुल मिला के मतलब पैसा कमाने का वो था, व्यापार करने का ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज होता। तो इसमें क्या हुआ, जब गरीबों के पास पैसा आता है, भाई साहब देखो इसमें बिल्कुल मतलब फिक्स बात है, धर्म को अगर कोई चैलेंज करता है तो वो सीधी सी बात है, वो चेंज करता है पैसा, मतलब चैलेंज कैसे करता है। आज देखो तुम, आज भी अगर तुम देखोगे तो जो रिच आदमी है ना, जो पैसे वाला आदमी, वो हर धर्म का मजे में है, ठीक है। चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो सुनील शेट्टी हो, कोई सा भी हो, मतलब जिसके पास पैसा है वो चाहे किसी भी धर्म का है, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हर धर्म का खुश है, उसको धर्म से ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन ये जो गरीब होता है ना, गरीब, ये पिसता है भाई साहब धर्म के चक्कर में हमेशा, ठीक है, क्योंकि इसको लगता है कि जो है भगवान आएंगे और हमें पैसा देंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। आप हर दिवाली लक्ष्मी पूजते रहो, कुछ होना जाना नहीं है, जो वो आप करोगे कुछ मेहनत तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये जब पैसा आने लगा गरीबों के पास, तो वो थोड़े अमीर हुए, तो उन्होंने जो ये धर्म के ठेकेदार बने, तो इनको जो है चैलेंज करना उन्होंने भी शुरू किया कि नहीं यार तुम गलत कर रहे हो, जो है, ठीक है। और फर्स्ट थिएटर 1576 में पहला थिएटर आ जाता है, फर्स्ट थिएटर, ठीक है, ये हो गया अपना। और 1577 से 1580 की बातें हैं, एक आदमी है फ्रांसिस ड्रेक, इसने चक्कर लगाए थे किसके, मतलब शेप ऑफ द अर्थ को, जो है मतलब अर्थ जो पृथ्वी है जो गोल है उसको बताया था। इससे पहले पृथ्वी को जो है गोल नहीं माना जाता था, कि ये जो है फ्लैट नहीं है, ये राउंड है, शेप ऑफ द अर्थ ये बताई थी इसने, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, इतनी बातें हैं इसमें जानने को। फिर अपन चलते हैं रहने साहब, एक बार देख लेना आप सारी चीज़ें, मैं बता देता हूँ दोबारा से,
1440 में जो है इसने प्रिंटिंग प्रेस लाया था, ये जोहान्स गुटेनबर्ग है ना, जर्मनी में। और 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है। 1454 से 55 में ये इसने जोहान्सबर्ग ने अपनी बाइबल निकाली थी। 1476 में विलियम कैक्सटन ने वेस्टमिनिस्टर में एक जो है अपनी प्रेस और स्थापित करी है। प्रेस के आने से वो उनकी क्वांटिटी बढ़ गई थी ना, बाइबल पहले एक थी, अब हज़ारों बाइबल है, अब हर घर में बाइबल है, हर आदमी की जेब में बाइबल है। तो ये हुआ था ना प्रेस, क्या प्रेस बड़ा क्रांतिकारी रहा है जो है इस मामले में। इसीलिए मैंने आपको वो पार्चमेंट, पेपिरस, पार्चमेंट, फिर पेपर वाली बात बताई है, ठीक है। तो वेस्टमिंस्टर में जिसने प्रेस लगाती थी, और इसने कैंटरबरी टेल्स जो चौसरापन पढ़ के आए उसको जो है इसने पब्लिश करा। और ये ले मोर्टे डी आर्थर वाली भी मेलोरी की जो रचना है उसको। टॉमस मोर का यूटोपिया है, ये 1516 में लिखा गया, 1551 में ये जो है आता है, ठीक है। 1517 में मार्टिन लूथर ने एंटी कैथोलिक मूवमेंट जो है शुरू कर दिए थे। 1543 में रिवॉल्यूशन ऑफ सन कोपरनिकस ने दिया। देखो हर तरीके से बढ़ेगा ये। 1571 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज आ गया, पैसा कमाने लगे गरीब, तो धर्म के ठेकेदारों को चैलेंज करने लगे थे। 1576 में फर्स्ट थिएटर आ जाता है। 1577 में फ्रांसिस, अच्छा एक चीज़ और रह गई इसमें कि 1588 में डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा, ये भी जो है रेनेसा में बहुत काम की चीज़ है, डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा, ठीक है। इंग्लैंड का जो है नेल्सन नाम का एक वो होता है, ठीक है, एडमायरल, एडमायरल समझते हो, एडमायरल होता है मतलब नौसेना का प्रमुख जो है नेल्सन होता है। तो नेल्सन इनको जिता देता है जो है युद्ध में। और मतलब जो स्पेन के लोगों ने एक अपना जहाजी बेड़ा छोड़ दिया था, ऐसे बताता हूँ, मान लो ये कोई जहाज है, पहले जो है अश्वमेध यज्ञ करते थे ना, अश्व छोड़ा जाता था। जैसे मैं अभी अश्वमेध छोड़ दूँ अपनी कॉलोनी में, और मेरी जो कॉलोनी में है कि भाई इस घोड़े को जिसने हाथ लगाया वो या तो युद्ध कर ले या फिर हमारी हुकूमत स्वीकार कर ले, इस तरीके से होता था अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ फिर, इसको जो है ब्रिटेन वालों ने चुनौती देके और इसको हरा दिया भाई साहब जहाजी बेड़े को। तो फिर इस मतलब ब्रिटेन जो है पावर में आने लगा था। ये स्पेन का जो है जहाज़ थे यहाँ पे, ये आए थे, इनका मतलब यही था कि आप हमारी हुकूमत स्वीकार कर लो, सारे जितने भी हैं, या तो हमें निकलने दो या फिर हमें रोक लो। तो इन्होंने रोक लिया, लड़ाई करी, और ये नेल्सन जो है जीत गया था। हालांकि इनके पास जो है नेवी पावर कम थी। देखो मैं पावर के बारे में अगर बताऊँ तो शुरू में स्टार्टिंग में जो होता था, जिसके पास पेडेंट्री, पेडेंट्री समझते हो, पैदल सेना, जिसके पास सेना की संख्या ज़्यादा होती थी वो राज करते थे। जैसे कि अकबर है, मुगलों ने राज किया क्योंकि उनके पास बहुत सेना थी, कई राजपूत भी उनके साथ हो लिए थे। दूसरे टाइम पे जिनकी नेवी स्ट्रांग थी वो उन्होंने शासन किया है जो है, उन्होंने शासन किया। जैसे ये इंग्लैंड है, इनकी नेवी अच्छी हो गई थी। अभी स्पेन वालों का जहाजी बेड़ा देख ही रहे हो तुम, अश्वमेध टाइप। अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो चल रहा है एयरफोर्स का भाई साहब, जिसके पास एयरफोर्स स्ट्रांग है, एयर पावर जिसके पास है। तो इसीलिए अमेरिका की जो है एयर पावर के बारे में कहा जाता है कि बहुत मतलब डोमिनेट करते हैं वो इस टाइम पे। तो अमेरिका जो है सत्ता में बना हुआ है इस टाइम पे। ये सारी बातें हैं अपनी, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, और एक बार फिर से देख लेना। अब शुरू करते हैं अपन अपने रेनेसां पे, ठीक है। रेनेसां आ गया, ये देखो रेनेसां पे आ जाते हैं अपन। इसके जो है उदय होने में कुछ रीजंस थे कि ये रेनेसां कैसे आया था, एनलाइटनमेंट क्यों बोलते हैं इसको, क्या क्या मामला रहा है, आर्ट है, ह्यूमनिज्म आइडियाज़ है, ह्यूमनिज्म, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, आइडियाज़। देखो द गोल ऑफ लाइफ इज़ लिविंग इन एग्रीमेंट विद नेचर, मतलब नेचर के साथ जो है एग्रीमेंट में रहो, आप नेचर का नुकसान मत करो, नेचर को जो है, ये लियोनार्डो दा विंची की बातें हैं। अच्छा कहाँ गया ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन अपनी बातें आगे। ये रहा रेनेसां। अच्छा इसमें एक बात और है थोड़ी सी, वो और बता देता हूँ मैं आपको। एक बात क्या है इसमें कि जो है रेनेसां को पहली बार किसने यूज़ किया था उसका नाम देख लो एक बार। इसको यूज़ किया था जियोर्जियो वसारी ने। क्या नाम है भाई साहब, जी है ये, है ना, जियोर्जियो वसारी। और किस में किया था, लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट में किया था, ठीक है। पहली बार यूज़ इसने किया था जियोर्जियो वसारी ने, लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट में। ये हो गया, ठीक है। और इसका रेनेसां का मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये रहा, रीबर्थ या रिवाइवल, रीबर्थ कर लो इसको या रिवाइवल कर लो, इस तरीके की बातें। क्या क्या बातें और आगे अभी आई जाएंगी अपनी, है ना। और कुछ इसमें याद रखने वाली बात क्या है, इसमें 3 लोगों के नाम याद आपको रखने हैं। एक तो दांते, बकेसियो और पेट्रार्क। किस किस के नाम याद रखोगे आप, डेंटी बोलते हैं वैसे इसको, डेंटी और बकेसियो,
बकेसियो हो गया और पेट्रार्क, ठीक है। ये आपको नाम जो है याद रखने। ये 3 लोग हैं, इन्होंने इसको रेनेसा को कहाँ शुरू किया है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। इन्होंने शुरू किया है इसको इटली में, इटली में भी फ्लोरेंस, ठीक है। कहाँ पे शुरू किया गया है इसमें लिख नहीं रहा क्या? हो सकता है इसमें आ जाए, नहीं भी आए तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो 3 नाम मैंने बताए हैं, एक तो आपका वो डेंटी, एक आपका बकेसियो और एक आपका पेट्रार्क। तो इन्होंने फ्लोरेंस इटली में जो है इसकी शुरुआत की है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें क्लासिकल चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाएगा वापस से, ठीक है। मतलब 14th और 16th सेंचुरी है वो ओल्ड क्लासिकल मॉडल्स पे जो है रीडिस्कवरी करेंगे हम ग्रीक एंड रोमन की। मतलब पुराने टाइम के जो ग्रीक और रोमन थे उनकी बात करेंगे अपन इसमें रेनेसां में, ठीक है। और अच्छा एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, यहीं कहीं याद भी रह जाएगी आपको, आप ट्रिक से याद कर लेना इसको, है ना। यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। एक है IFG और इसके सामने आपको लिखना है RNR। IFG RNR क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है, देखो आई से हो गया आपका इटली, इटली ने आपको दिया है रेनेसां, ठीक है। F का मतलब है फ्रांस, फ्रांस आपको देगा नियो क्लासिकल। और G का मतलब है जर्मनी, जर्मनी आपको देगा रोमांटिक, ठीक है। आ गया समझ में? ये बिल्कुल रट्टा मार लेना, फिक्स चीज़ है कि पहली शुरुआत कहाँ हुई थी जो है। अब जैसे फ्लोरेंस इटली में रेनेसां की शुरुआत मैं बता रहा हूँ आपको, ये बताया मैंने यहाँ पे कि ये डेंटी, ये क्या लिख दिया, डेंटी और बकेसियो और पेट्रार्क, इन्होंने फ्लोरेंस इटली में इसकी जो है शुरुआत करी। अब अपन देख लेते हैं इसमें है क्या पूरा मामला फटाफट से। देखो रेनेसां क्या है, रेनेसां इज रिबर्थ ऑफ मॉडर्न पीरियड आउट ऑफ एसेज, एसेज होती है राख, ऑफ डार्क एजेस। डार्क क्यों माना जाता है उस एज को? डार्क इसीलिए माना जा रहा है जो आपको कोई कुछ कह रहा है आप उसी को मान रहे हो। आपने कुछ देखा और आपने देखा कि ये जो है मतलब ये सही कह रहे हैं गुरुजी, तो गुरुजी जरूरी थोड़ी सही कह रहे हैं। तो ये क्या है, डार्क एजेस में से जो है एसेज, उसमें जो चिंगारियाँ पड़ी थी उसमें, उनसे बनाए, ये मिडिल एजेस की चिंगारियों से जो है निकल के आया है। रेनेसां इज़ द अर्ली मॉडर्न पीरियड, बिल्कुल अर्ली मॉडर्न भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि मैंने बताया ना हर आदमी अपने टाइम का मॉडर्न होता है। आज जो आपको दादियाँ दिखती हैं वो दादियाँ ऐसी नहीं थी कभी, किसी टाइम पे उनका भी वर्चस्व था, वो भी डोमिनेट करती थी अपनी क्लास में, ठीक है। वो भी मॉनिटर बनी थी अपनी क्लासेस में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। उनको भी डांस आता था अपने टाइम का, परफेक्ट डांस जो है, सोलो डांस और क्लासिकल डांस, कौन कौन से डांस होते हैं जो है, ये बात है। रेनेसां इज़ द प्रीकर्सर, बिल्कुल प्रीकर्सर ऑफ प्रेजेंट टाइम। जो आज आप वर्तमान समय देख रहे हो ये रेनेसां का ही दिया हुआ है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स आए थे यार उसी टाइम पे, आप देख रहे हो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू, ठीक है। लिटरेचर रीच्ड इन एमिनेंस, बिल्कुल लिटरेचर एमिनेंस में रहा है, क्योंकि चरम पर ये लिख रहा, चरम पर क्यों रहा भाई साहब? शेक्सपियर जैसे राइटर देखोगे आप इसमें, एलिजाबेथन एज में, शेक्सपियर का कोई तोड़ आज तक नहीं निकाल पाया। एक बात है, लेकिन एक वो हुआ था अपना एक ड्रामेटिस्ट है और उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो एल्फ्रेड नहीं है, कुछ और नाम है उसका, है ना। तो उसके मतलब 2006 के अंदर उसके ड्रामा उससे ज़्यादा देखे गए थे जो है। हारोल्ड पिंटर तो नहीं है, कुछ और ही नाम है उसका, है ना। तो एक बार खाली एक साल में वो आगे रहा था बस, बाकी तो मतलब परफॉर्म किए जाते हैं जो ड्रामा, उसमें 2006 में उसके ड्रामा ज़्यादा परफॉर्म हो गए थे शेक्सपियर से। बाकी हर साल शेक्सपियर के ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आगे चलेंगे, इसका नाम भी आएगा अपने जो है, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। रेनेसां अपोज द क्लोज्ड एंड स्टेबल वर्ल्ड ऑफ द मिडिल एज, स्थिर और स्थायी दुनिया की जो है बात करता है ये। रेनेसां इंडिकेट्स वाइटैलिटी, बिल्कुल। रेस्टलेस क्यूरियोसिटी, बिल्कुल। साइंस आने लगा था, लोग पैसा कमाने लगे थे, उनको लगा जाने क्या जान लें हम इस दुनिया से जो है, ठीक है। कि मतलब उन्होंने लगा था कि साइंस तो है, और वाकई में साइंस है। देखो अभी मैं थोड़ी सी बात बताऊँ आपको कि देखो जैसे साइंस वर्सेस गॉड चलता है ना मामला, बहुत फेमस है ये मामला। तो मैं आपको कह रहा हूँ देखो वर्तमान टाइम पे आपके लिए जो है साइंस अच्छा खासा महत्व रखता है। कैसे? कि आज के लिए, आज के क्या, कभी भी जब आप फ्री हो तो आप एक दिन के लिए जो है, एक दिन के लिए साइंस को अपने जीवन से हटा दें। साइंस को हटाओगे कैसे? साइंस को ऐसे हटाना है, आप टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करोगे,
आप शौचालय में इस्तेमाल नहीं करोगे, आप जो है नहाने में शावर का इस्तेमाल नहीं करोगे, पीने में साफ़ पानी का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, जो है लाइट का इस्तेमाल नहीं करोगे उस दिन, फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करोगे उस दिन, ठीक है? मतलब जो-जो चीज़ आपको साइंस ने दी है उस दिन आप उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है? तो उस दिन आपका भाई साहब दिन काटना बड़ा मतलब भयंकर हो जाएगा और लेकिन एक दिन आपने गॉड को नहीं माना, ठीक है? कि भाई साहब आज गॉड नहीं है जो है ऐसा मानता हूँ, तो कोई दिक्कत कोई ज़्यादा अंतर आएगा नहीं, केवल ये आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करती हैं चीज़ें, ठीक है? आपके बिलीफ सिस्टम को ज़रूर ये लगेगा पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो है आपका रूटीन वैसा की वैसा चलता रहेगा ऑलमोस्ट, तो ये है, ठीक है? प्रयोग कर सकते हो आप अपने ऊपर। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द मिडल एजेस एंड द रेनेसा। रेनेसा और इसकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है? डिफरेंस क्या-क्या था मिडल एज में और रेनेसा में? तो ये मिडल एज जो है डार्क एज था, अंधेरे में था, ये एनलाइटेंड हो गया था थोड़ा-सा, मतलब लोग सोचने लगे थे, लॉजिक करने लगे थे, थियोसेंट्रिक व्यूज़ था, गॉड सेंटर्ड था पूरा मामला। इसमें होमोसेंट्रिक आदमी सेंटर में, ठीक है? मैन सेंटर्ड हो गया था इसमें मामला पूरा। ब्लाइंड फेथ चलता था यहाँ क्वेश्चन नहीं करते थे, जो है जैसा बता दिया वैसा ठीक है, कोई रीज़न नहीं चलता था। रेनेसा के टाइम पे ब्लाइंड फेथ नहीं होगा, क्वेश्चनिंग होगी, अगर आप कोई बात बता रहे हो तो उसको प्रूव करिए। रीज़न बिल्कुल, हर आदमी इंटेलेक्चुअल होता जा रहा है आजकल। मिडिल एजेस में क्या था? क्लोज्ड एंड स्टेबल पर्सपेक्टिव, मतलब बिल्कुल बहुत ही संकीर्ण थी सोच, जो है परमानेंट ट्रुथ था ऑफ गॉड एंड यूनिवर्स के बारे में, ठीक है? कि गॉड है और यूनिवर्स है। जियोसेंट्रिक था, पृथ्वी केंद्र में ऐसा माना जाता था, ये जो है टॉलमी की थ्योरी थी, मैं बता रहा था ना आपको, ये यूनिक्स पर आधारित है, ठीक है? और टॉलेमिक जो है टॉलमी ने दी थी, ये टॉलेमिक थ्योरी बोलते हैं इसको, जो है जियोसेंट्रिक मामला था। जियोसेंट्रिक था, गॉड सेंट्रिक था, बाद में हुआ है ये हेलियोसेंट्रिक, कोपरनिकन थ्योरी आई है, सूर्य जो है केंद्र में, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के। वाइटैलिटी आई, जीवंतता आई, रेस्टलेस क्यूरियोसिटी, बिल्कुल आदमी जो है सोचने लगा, उसके अंदर जिज्ञासा आई कि भाई साहब ये चीज़ें अपन कहाँ सोचते आ रहे हैं, अब तक बचपन से हमें जो सिखाया गया था वो तो सही नहीं सिखाया गया था। जब आज हम खुद सोच रहे हैं, खुद देख रहे हैं, चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि सारी चीज़ें डिफरेंट हैं जो है। ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ह्यूमनिज्म मानववाद, इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद, हर व्यक्ति के अपने विचार हैं, ऑप्टिमिज्म आशावाद, ठीक है? ये बिल्कुल एक रचना आई थी रेसमस की 1509 में, इसका जो है पब्लिकेशन है द प्रेज ऑफ फॉली। क्या है इसमें द प्रेज ऑफ फॉली में? ये जो है आदमी की सुपरस्टिशंस जो है ना, अंधविश्वास अभी भी चरम पर हैं, अंधविश्वास कम नहीं हुए। मैं तो अभी देखता हूँ आए दिन रील आ जाती है, कोई किसी बाबा के पास जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो सुपरस्टिशन पे जो है इसने कटाक्ष करे थे कि देखो आदमी कैसी-कैसी मूर्खताएँ करता है जीवन में, ऐसी बातें इसमें देखने को मिलती हैं द प्रेज ऑफ फॉली में, ठीक है? अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं अपन, ये प्रोमिनेंट क्या-क्या आया था, नया क्या दिया है रेनेसां ने हमें जो है? न्यू लर्निंग आई, न्यू रिलीजन आया, न्यू कॉस्मोस, न्यू फिलॉसफी, न्यू साइंस, न्यू वर्ड, न्यू आर्ट्स, सारी चीज़ें नई-नई। ये क्या है? देखो हिंदी भी लिख रखी है मैंने आप लोगों के लिए। न्यू लर्निंग में यूनानी है, रोम है, वैदिक की किताबें मिली हुई, प्रेरणा आने लगी, नई जो है पढ़ने लगे लोग, नए-नए पढ़ने लगे। रिलीजन में रिफॉर्मेशन, बिल्कुल धर्म में जो है सुधार आने लगे थे, सुधार आना बिल्कुल ज़रूरी भी है। फिलॉसफी नहीं आई, साइंस नहीं आई। अब देख लो ये रहा इसका डिटेल्ड जो है पूरी बात है, ठीक है? और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो एक बार सारा यहाँ से शुरू करा हमने, ये बातें बताई, ये आप नोट करोगे सारी, जॉर्जो वासारी और डांटे बकेगियो पेट्रार्क। इसके अलावा वो भी आप ऐड करोगे जो मैंने बताया था, ठीक है? और हाँ, एक बात और अपन मैं बता देता हूँ आपको, आप आज से आपको पैनल पीडीएफ जो है मिल जाएगी इसकी वहाँ पे, ठीक है? अपने चैनल पे जो है एक टेलीग्राम चैनल है अपने, लिटरेरी बाबा कपिल के नाम से ही मिल जाएगा। एक बिल्ला भाई बैठा है, वो आपका कमबैक ज़रूर कराएगा, ठीक है? तो वो आप सिंपली सर्च करोगे उसमें, ये लिटरेरी ऐसे करके टेलीग्राम पे लिटरेरी बाबा कपिल, ठीक है? आपको ये चैनल मिल जाएगा, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस पे आपको इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी, क्योंकि मुझसे कई स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये जो है पीडीएफ दे दिया करो, स्क्रीनशॉट लेने में बार-बार जो है दिक्कत आती है। मैं कहा दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अभी आप ये देखें सारी बातें, कहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ आ गए थे, ठीक है? ये रहा न्यू लर्निंग, नया क्या-क्या सीखा हमने इसमें जो है। तो ह्यूमनिस्टिक रिवाइवल हुआ है एंशिएंट क्लासिक्स का। ह्यूमनिस्ट द रेनेसां स्कॉलर ऑफ द क्लासिक्स रिवाइव डिस्कवर्ड एंड डिसेमिनेटेड क्लासिकल मैन्युस्क्रिप्ट। जो पुरानी चीज़ें हैं जो बिखरी पड़ी थी उनको जो है इकट्ठा करो, और जो है प्रेस व्रेस आई गई है उनको जो है लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को जो है ज्ञान हो थोड़ा बहुत। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ये आई गया बिल्कुल 15th सेंचुरी में। मेड बुक्स फॉर द फर्स्ट टाइम चीप, बिल्कुल सस्ती हो गई थी किताबें, प्लेंटीफुल हो गई थी, एंड पीपल लर्न टू रीड, लोग जो है पढ़ना सीख गए थे। पहले क्या लोगों को लैटिन ग्रीक आती नहीं थी, जिसको आती थी वो अपने हिसाब से उसको बता देता था लोगों को। द रैपिडिटी एंड रेंज ऑफ द स्पीड ऑफ आइडियाज़, बिल्कुल आइडियाज़ अभी जैसे देखो
अभी मेरे जो आइडियाज़ हैं, मेरे जो विचार हैं केवल मेरे तक सीमित है। लेकिन जैसे ही मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तो वो 2-4, 10, 20, 50 लोगों तक और से मतलब पहुँचने लगे। उनको जो है मेरे जो नॉलेज है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उन चीज़ों से वो प्रभावित होने लगे। हो सकता है मतलब जो चीज़ें हैं ये मेरी उनके जीवन को एनलाइटन करें, उनकी समझ को बढ़ाएँ, उनकी टर्म वो मतलब उनके माइंड को ब्रॉड थिंकिंग की तरफ ले जाएँ कि वाक़ई में बातें तो सही हैं ये जो हमारे चारों तरफ हो रही हैं। तो ये चीज़ें चलती हैं इसमें। रैपिडिटी एंड रेंज ऑफ द स्पीड आइडिया पहुँचने लगे, डिस्कवरीज़, टाइप्स ऑफ लिटरेचर, रेनेसां वाज़ मेड पॉसिबल बाय न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग बिल्कुल। मैं कह तो रहा हूँ सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी जो है परिवर्तन था ये प्रिंटिंग प्रेस वाला। और देखो लो, द रिजल्ट ऑफ द ह्यूमनिस्टिक रिवाइवल, ये इरेस्मस डच राइटर है, बताया था ना अभी प्रेज़ ऑफ फॉली। द ग्रेसियस एंड टॉलरेंट ह्यूमैनिटी इन द वर्क्स ऑफ इरेस्मस द प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खता की प्रशंसा, यही काम किया है इसने। इसमें व्यंग्य शैली की कला का विकास भी हुआ है, ये ठीक है। इन इस बुक इरेस्मस मेड सैटायरिकल अटैक्स ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ के ऊपर सटायर है, सुपरस्टिशन के ऊपर है, और करप्शन इन रिलीजन, जो धर्म में जो है भ्रष्टाचार है उसके ऊपर सटायर है, ये ठीक है। एक इटालियन राइटर है बेल्डेसियर कैस्टिग्लियन, ठीक है, बेल्डेसर, और इसने क्या पब्लिश किया, द बुक ऑफ द कोर्टियर। बिल्कुल, कोर्टियर मतलब कोर्ट में जो आदमी है वो कैसा होना चाहिए। कोर्ट में जो भी आदमी है, जो राजा के दरबार में जो लोग बैठते हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, उस पे जो है उसके बारे में ये बात बताती है, ठीक है। कोर्टली बुक है 1528 में। दिस बुक प्रोपेगेटेड द कंसेप्ट ऑफ रेनेसां मैन, बिल्कुल ये रेनेसां मैन वाला कंसेप्ट भी दिया है इसने। ये है स्प्रेट्स ज्यूरा। स्प्रेट्स ज्यूरा क्या है, एक टर्म है, मैं बताऊँगा। मतलब स्प्रेट्स ज्यूरा एक ऐसी कला है जो कोई आदमी ने अपने ऊपर, मैं बताऊँ देखो अच्छे से बताता हूँ, कि उसने किया है भाई साहब प्रैक्टिस, ठीक है। किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ की प्रैक्टिस की है तो उसने किसी मुश्किल लगने वाले काम को, मतलब जो लोगों को लगता है कि भाई साहब बहुत हार्ड है, ये तो कोई नहीं कर सकता, तो ऐसा काम वो कर देता है। कैसे कर देता है, अपनी प्रैक्टिस के थ्रू। जैसे रोहित शर्मा का पुल शॉट, अगर आपने वो देखा हो, क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो पुल शॉट देखो आप उसका, ठीक है। धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट जो यॉर्कर बॉल को भी जो है छक्के तक पहुंचा देता है। विराट कोहली का कवर ड्राइव, तो इस तरीके से कुछ ये चलते हैं। रोहित शर्मा का जो पुल शॉट जो है बहुत फेवरेट एग्जांपल है, मतलब फेमस एग्जांपल है, क्योंकि देखो वो बिल्कुल सर पे आ रही होती है बॉल, वो और वो उसको बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा देता है। हर खिलाड़ी के बस की बात नहीं है, लेकिन उसने जो है प्रैक्टिस कर करके जो दूसरों को मुश्किल काम लग रहा है उसको जो है अपना क्या बना लिया है, एक्सीलेंस बना लिया है। तो ये होता है स्प्रेड ज्यूरा। तो ये कुछ लोगों के लिए काम में आता है, आगे बताऊंगा। अच्छा, इससे नुकसान क्या हुए थे इससे, ये तो फ़ायदे तो आपने देख लिए सारे। रेनेसां के नुकसान क्या हुए थे, तो रेनेसां के नुकसान ये थे कि लोग इंटेलेक्चुअल हो गए थे, तो वो पेडेंटिक स्कॉलरशिप करने लग गए थे, अपना जो है ज्ञान बखान करने लग गए थे, ठीक है। और स्टरटाइल इमिटेशंस ऑफ एंशिएंट वर्क्स, जो पुराने ढंग से जो है चीज़ें लिखी हुई थी उनकी नकल मारने लगे थे एज इट इज़। और रिजिड ऑथराइजेशन, रिटोरिक एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का भी विकास होता है इसमें जो है। क्रिटिसिज्म अपने असिस्टेंट प्रोफेसर और उसमें चलता है काफ़ी नेट वाले सिलेबस में। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थियोरी, कल्चरल स्टडीज, इस तरीके से कई सारे टॉपिक वहाँ चलते हैं। बाकी आपको इतना ही समझना है, ये वहाँ पे था, ठीक है। ये पढ़ ही चुके हैं अपन, ये वाइटलिटी, रेस्टलेस क्यूरियोसिटी, इमेजिनेटिव ऑडेसिटी, हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स, ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ऑप्टिमिज्म, प्रेज ऑफ फॉली, और न्यू लर्निंग, न्यू रिलीजन, कॉस्मोस, फिलॉसफी, साइंस, वर्ल्ड, न्यू लिटरेचर, ये सारी बातें हो गई है अपनी, ठीक है। कितना है ये, अभी तो हैं 2-3-4 पेज तो है ना, करते हैं कवर इसको, सारा ही कर देते हैं आज, फिर कल से एलिजाबेथन शुरू करेंगे जो है, ठीक है। न्यू लर्निंग हो गई आपकी। अब आ जाओ, ये स्लोगन है ह्यूमनिज्म का, एड फोंटेस। एड फोंटेस का बैक टू द सोर्सेस, कि जहाँ से चीज़ें शुरू हुई हैं वहीं चलते हैं, मतलब लैटिन ग्रीक की तरफ मूव करते हैं। न्यू रिलीजन में क्या होता है, हाँ ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, मैं बताना भी भूल गया था इसको। जो ये जॉफ्री चौसर थे ना अपने 1340 से लेके 1400 तक, उसको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है, ठीक है। मिल्टन को एक बात और इसमें ऐड कर लेना, मिल्टन जो है अपना वो लास्ट रेनेसा पोइट माना जाता है, लास्ट रेनेसा पोइट मिल्टन है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा जॉफ्री चौसर है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन ये जॉन वाइक्लिफ है, ये सुबह का तारा की संज्ञा दी जाती है, हिंदी लिख दी है इसमें। इवनिंग स्टार ऑफ स्कोलास्टिसिज्म ये जॉन वाइक्लिफ है। देखो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कौन है, जॉन वाइक्लिफ, लेकिन मॉर्निंग स्टार तो रिफॉर्मेशन का है और इवनिंग स्टार स्कोलास्टिसिज्म का है, ठीक है। और द फॉलोइंग फिगर्स वर इंपॉर्टेंट इन द रिलीजियस रिफॉर्मेशन, बिल्कुल ये इन्होंने काम किए थे जो है जॉन वाइक्लिफ और जॉन हस ने।
रिलीजियन में जो है सुधार हो रहे हैं, उनके सुधारों का जो है जिम्मा इनके ऊपर है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन और इवनिंग स्टार ऑफ स्कोलास्टिसिज्म, ये आप पढ़ के आ गए हो। ही अटैक्ड पिलग्रिमेजेस द वेनिरेशन ऑफ सेंट्स, तीर्थ पूजा तथा अन्य कुरीतियों पर प्रहार किया है, जो अपन पूजा पाठ करते हैं उस पर। और जो इसके फॉलोअर्स हैं किसके, जॉन वाइक्लिफ के। कौन है जॉन वाइक्लिफ? जो इंग्लैंड में 14वीं सेंचुरी में सुधार कर रहा है। किसके सुधार कर रहा है? सुधार कर रहा है वो उसके रिलीजियस जो है रिफॉर्मेशन की बातें कर रहा है। तो इसने, इसके जो फॉलोअर हैं वो कहलाए थे लोलार्ड्स। ठीक है, लोलार्ड्स कौन थे याद रहेगा। जेनस, जेनस का क्या मामला, ही अपोज द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च एंड वेल्थ ऑफ क्लर्जी, कि जो ये, हाँ ये बिल्कुल, ये आज वर्तमान में भी देखने को मिलता है। चंदा चोरी हो गया आपके राम मंदिर का, यार क्या बताएं, है ना, कोई ना यार होता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो वेल्थ था ना क्लर्जी मैनों के पास, जो चर्च में काम करते थे वो क्लर्जी होते थे, और क्लर्जियों के पास जो धन था उसके विरोध में था कि भाई तुम सन्यासी आदमी, जैसे अपने योगी बाबा हैं, तो योगी बाबा सन्यासी, यार तुम संसद में क्या कर रहे हो भाई, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया है। एक सन्यासी को कहाँ होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों से दूर होना चाहिए। ठीक है, अब सन्यासी बैठे हैं संसद में, इसका क्या मतलब है। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों एवं पादरियों की संपत्ति का जो है विरोध किया। ही वाज बर्न्ड इन, लेकिन उनका, हाँ योगी बाबा जी का ये कहना है कि जो है संतों को आना पड़ता है संसद में और जो है सुधार करने के लिए। ठीक है, अब वो उनकी थिंकिंग होगी कुछ। तो जेनस ही अपोज द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च एंड वेल्थ ऑफ क्लर्जी, कि इनके पास धन होना ही नहीं चाहिए। ही वाज बर्न्ड इन 1415, और इसको जो है जेनस को तो जो है जला दिया गया था। बिल्कुल धर्म के खिलाफ लोग सहन कर ही नहीं पाते हैं बातों को। बुद्ध को जो है, बुद्ध को भारत छोड़ना पड़ा था। एक बात समझो, महात्मा बुद्ध जैसी जो हस्ती है उसको भारत छोड़ना पड़ रहा है, इसका क्या मतलब है? मतलब इतना शांति प्रिय आदमी। ओशो, ओशो के बारे में भी आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी मतलब ब्रॉड आदमी है, बहुत खतरनाक आदमी है। आप 2-4 वीडियो सुन लोगे तो जो है, लेकिन लोगों की क्या सोच बहुत कमज़ोर हो गई। देखो ओशो के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं 2 ही बातें बताऊंगा, कि उसने लिखी है एक अष्टावक्र गीता। ठीक है, अष्टावक्र गीता, अपनी जो गीता है वो भी, वो श्री कृष्ण की गीता है जो है, उसका ही ये मतलब रूप है बिखरा सा, लेकिन ये ज़्यादा ओरिजिनल है। ठीक है, उससे। और इसमें लेकिन इनकी जो है ये एक है, एक और किताब है कुछ मतलब फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शस ऐसे करके है, तो ये सारा ध्यान इस पे जाता है बच्चों का, टू सुपर कॉन्शस, संभोग से समाधि करके ऐसे है इनकी एक किताब। तो इस पे पूरा जोर दिया है लोगों ने, ये अष्टावक्र गीता पे ध्यान ही नहीं दिया। अरे भाई उस बंदे ने क्या क्या दिया एक बार देख तो लो, नहीं ये दिया ये दिया, अरे यार छोड़ो, खैर क्या समझाना इनको ना। लेकिन आप लोग समझो, क्योंकि आप रेनेसा पढ़ रहे हो, आप चीज़ों को समझोगे शुरू से लेकर एंड तक, चीज़ें कैसे चलती हैं। वाकई में ये आपका सौभाग्य है, मैं बता रहा हूँ, जो आपको लिटरेचर पढ़ने को मिल रहा है और अच्छे टीचर्स से पढ़ने को मिल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको और अच्छे टीचर्स मिले पढ़ने के लिए, आप पढ़िए। ठीक है ना, तो ये मैं भटक गए थे हम जो है टॉपिक से, वापस टॉपिक पर आ आते हैं। तो इसको जो है जला दिया गया था, नहीं सहन कर पाते लोग धर्म के बारे में बातें। ओशो को क्यों नहीं सुन पाए थे, इसीलिए नहीं सुन पाए थे, वो उनके धर्म की ऐसी तैसी करता है हर तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये इधर देख लो, इधर क्या है, मार्टिन लूथर, बिल्कुल ये बताया था अभी मैंने, प्रोटेस्टेंटिज्म जो है इसने शुरू किया था। लूथर सक्सेसफुली लेड द एंटी कैथोलिक मूवमेंट इज नोन एज प्रोटेस्टेंटिज्म, जर्मनी 16th सेंचुरी। 1570 में लूथर रोट 95 थीसिस ने लिखी थी। ठीक है, अच्छा ये थीसिस क्या है आगे और आ जाएगा, इसमें बातें आ जाएंगी। मतलब इसमें क्या चल रहा था पता है, इसमें चीज़ें ऐसे चल रही थी कि जैसे लोग हैं उनको, मतलब जैसे मान लो किसी हस्बैंड ने और अपनी वाइफ का जो है मर्डर कर दिया, हस्बैंड से मर्डर हो गया भैया वाइफ का, अब गलती से कर दिया, चाहे उसका प्री प्लान था कैसे भी करके था, लेकिन उसने क्या है मर्डर कर दिया है। अब मर्डर कर दिया है तो वो चर्च जाके इंडल्जेंस ले सकता है, तो ये पर्चे चलते थे उस टाइम पे। अब वाइफ का मर्डर कर दिया या कोई और गलत काम कर दिया या हो गया है कुछ भी सही, लेकिन आपको क्षमा करवा दिया जाएगा, कुछ आपको जो है मतलब वहाँ का कोई टोकन कटेगा, कुछ पैसे आपको देने होंगे, कुछ पैसे भरने होंगे, और आपको वहाँ से बाकायदा भाई साहब एक सर्टिफिकेट जारी होगा चर्च से, सर्टिफिकेट, जैसे कोर्ट आज करता है ना बाइज्जत वरी, उस तरीके से चर्च जो है सर्टिफिकेट देगा कि भाई साहब इसको यहाँ से, मतलब गॉड को यार तुमने क्या समझ रखा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। गॉड तो है ही नहीं फिर, कि आपने जो है सर्टिफिकेट दे दिया आपको, और कि भाई ये इसको जो है मुक्त किया जाता है, इसने 10,000 रुपये जो है 10,000 पाउंड्स या जो भी वहाँ पे मुद्रा चलती है चर्च को दान कर दिए। अब ये पापी नहीं है, वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है। आप कोई भी क्राइम करते हो जाके प्रसाद चढ़ा देते हो, हे प्रभु बचा लो यार, 1100 रुपये का प्रसाद, 500 रुपये का, अरे यार प्रभु को समझा क्या है तुमने, ये बताओ मुझे तो है। ये यही बातें थी, तो इसी के अगेंस्ट जो है ये चीज़ें आ रही हैं इसमें, है ना, कि इंडल्जेंस के खिलाफ जो है ये अपने कहाँ गए मार्टिन लूथर साहब, ये रहे अपने लूथर साहब। तो लूथर साहब ने ये देखो
इंडल्जेंस पाप क्षमा करने वाले पत्र थे, को गलत बताते हुए पाप क्षमा करने वाले पत्र बेचने की तथा चर्च की दंड प्रणाली की आलोचना की। ज़रूरी भी है यार, इन चीज़ों की तो जो है आलोचना होनी भी चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, अब चलते हैं अपन जॉन कैल्विन पे। कैल्विन प्रपोज्ड द एस्टेब्लिश द न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म, और इस तरीके की ये बातें करते हैं सारे। ये कोई बात है नहीं, आप मत पढ़ो भले ही से, लेकिन इसमें हुआ क्या था, हेनरी एट था, ये वेरिएट कर दिया है। हेनरी एट्थ ने क्या किया था, इसने जो है इसको चर्च को जो है चैलेंज कर दिया था। एलिजाबेथन एज वाज पीरियड ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल इसके बाद एलिजाबेथन ही पढ़ेंगे अपन रेनेसां में। तो एंग्लिकन जो चर्च चल रहे थे इंग्लैंड में, और जो कैथोलिक चर्च चल रही थी, के बीच में धार्मिक चर्च जो है मतलब कॉन्फ्लिक्ट था इनका। एंग्लिकन चर्च अपनी चला रहे थे अब, लेकिन एंग्लिकन चर्च को जो है सुपर कर दिया गया था बाद में राजा के द्वारा। ये हेनरी एट्थ का मामला, ठीक है। और आगे चलते हैं अपन, क्या क्या है इसमें। द रिजल्ट वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंग्लिकन चर्च, बिल्कुल। द चर्च ऑफ इंग्लैंड इन 1534 ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी एट्थ, आ गया ना। यानी इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक चर्च की जगह एंग्लिकन चर्च की स्थापना हुई, ये हटा दिए पुराने। किंग हेनरी एट्थ ने डिक्लेयर कर दिया कि द हेड ऑफ द एंग्लिकन चर्च जो है खुद बन गया था, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया था, और सुप्रीमेसी की थी जो पोप की थी वो ख़त्म कर दी थी कि पोप ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च है, ये कोई सुप्रीमेसी नहीं है, रिजेक्ट कर दिया इसको। और खुद को हिमसेल्फ हेड ऑफ द एंग्लिकन चर्च, मतलब एंग्लिकन चर्च और जो ये कैथोलिक चर्च की लड़ाई थी आपस में, ये आपस में लड़ रहे हैं, तो इसको तो रिजेक्ट कर दिया इसने किंग हेनरी ने, और खुद इसका हेड जो है बन गया क्या, एंग्लिकन चर्च का। पोप की सत्ता मतलब खतरे में आ गई, ख़त्म कर दी गई एक तरीके से, ऐसे समझो। न्यू कॉस्मोस, ये आप समझ ही चुके हो, जो टॉलेमिक थ्योरी चलती थी पहले ग्रीक एस्ट्रोनॉमर की। जियोसेंट्रिक मामला था, क्रिश्चियन थियोलॉजी थी, और ये क्या मानते थे कि अर्थ है सेंटर में, नीचे हेल है, और ऊपर क्या है, ऊपर जो है हेवन है या एम्पीरियन है, ठीक है। कोपरनिकन की थियरी जो आई थी, कोपरनिकस की, निकोलस कोपरनियस पॉलीमैथ है जो है। हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट आया था इसका, रिजेक्ट ऑफ क्रिश्चियन थियोलॉजी की, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से बेटे बेटे। अब आते हैं अपन न्यू वर्ड के। वर्ड भी नया ही हो गया आपके लिए तो भाई साहब, ये जो है हुआ कि नहीं हुआ, है ना। 2 पेज और हैं बस, फिर आपकी क्लास जो है ख़त्म कर देंगे अपन, क्योंकि कल से एलिजाबेथन शुरू करना है, जो इस पे लटके नहीं रह सकते हम। न्यू वर्ड की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको दिक्कत आए समझने में या कुछ और समस्या हो तो आप दोबारा से देखें क्लासेस, और मैं तो कह रहा हूँ सारी क्लासेस आप दोबारा से देख लो अगर आप फर्स्ट टाइम लिटरेचर जो है पढ़ रहे हो तो, क्योंकि ये चीज़ें हैं, फैक्ट्स भी है, नॉलेज भी है, एनलाइटमेंट भी है, सब चीज़ें मर्ज हो जाती हैं। और अगर मैं बहुत ज़्यादा स्लो करता हूँ तो फिर क्लासेस जो है अपनी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए इसको, लेकिन मैंने बेसिक तो आपको समझा दिया, नया वर्ड कैसे है, नया रिलीजियन कैसे है, नया कॉस्मोस कैसे, हर तरफ से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं सारे पढ़ लिए। अब तो सिंपल ये चीज़ें लिख रखी हैं, कुछ फैक्ट्स हैं वो देख रहे हैं अपन। तो 1420 से 1620 इज कंसिडर द एज ऑफ डिस्कवरी बोल देते हैं अपन इसको। इस पीरियड में क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज स्पेन, पोर्टुगाल और ये फ्रांस, इंग्लैंड एंड हॉलैंड एक्सप्रेस द न्यू लैंड अक्रॉस द ओशियंस, बिल्कुल इन्होंने जो है अपना वर्चस्व फैलाया था, बिल्कुल ये लोग खोजें करने लगे थे। वास्को डी गामा इधर आ ही रहा है अपने। क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सप्लोर्ड द न्यू लैंड मासेज अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन, वहाँ पे खोजें शुरू हो गई थी जब अपन यहाँ राजा महाराजा कर रहे थे ना, उस टाइम वो खोज करने लग गए थे। यूरोप क्यों आ गए, इसीलिए आ गए। 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस ये हो गया। ये अमेरिगो वेसुपासी कॉइंड द न्यू वर्ड फॉर द अमेरिका के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए जो नया वर्ड खोज दिया इसने। विलियम शेक्सपियर आल्सो यूज द न्यू वर्ड इन हिज प्ले द टेम्पेस्ट, बिल्कुल विलियम शेक्सपियर ने भी जो है द टेम्पेस्ट यूज़ किया है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आया था इस बार, मुझे अभी याद आया, ये देखो ये 2nd ग्रेड में ऐसा क्वेश्चन था अब की बार कि जो है न्यू वर्ड जो है कौन से उसमें उसने बताया, विलियम शेक्सपियर ने यूज़ किया है, यहाँ से था ये क्वेश्चन। लो क्वेश्चन ही मिल गया आपने तो सीधा सीधा, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर ने जो है न्यू वर्ड जो है द टेम्पेस्ट में दिया है, आप देख सकते हो अगर आपने 2nd ग्रेड का पेपर दिया है इस बार तो ये क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। फर्डिनेंड मैगेलन फर्स्ट सरकमिनेटेड द ग्लोब, ग्लोब की जो यात्रा करती थी इसने, मैगेलन ने इसने। न्यू फिलोसफी क्या है, न्यू फिलोसफी में पोस्ट कोपरनिकन साइंटिफिक बिलीफ्स आर कॉल्ड न्यू फिलोसफी, ठीक है। द न्यू फिलोसफी चैलेंज थियोलॉजिकल, बिल्कुल थियोलॉजी को तो सारे ही चैलेंज करेंगे अब। फॉर एग्जांपल 1611 में डन रोट इन द फर्स्ट एनिवर्सरी द न्यू फिलोसफी कॉल्स इन डाउट, तो ये जो है जॉन डन आएगा आगे, आपके मेटाफिजिकल पॉइंट्स पढ़ेंगे वहाँ पे। ये देख लो थोड़ा, फिजिसिस्ट क्या होता है, फिजिशियन क्या होता है। फिजिसिस्ट होता है भौतिक वैज्ञानिक और फिजिशियन होता है शरीर चिकित्सक। तो इसमें तो कुछ नहीं बताना था, यही बताना था कि फर्स्ट एनिवर्सरी कोई राइटिंग लिखेगा वो उसमें न्यू फिलोसफी को बताएगा कि ये डाउट में है, ठीक है। न्यू साइंस क्या है, जोहान्स गुटेनबर्ग की जो ये आ गई फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस 1440 में, मेंज शहर में जर्मनी में, ठीक है। निकोलस कोपरनिकस थ्योरी ऑफ हेलियोसेंट्रिज्म 1543 में आ गई। गैलीलियो गैली
बिल्ड एन इम्प्रूव टेलीस्कोप, इसने टेलीस्कोप बना दिया गैलीली ने, आप देख सकते हो एस्ट्रोनॉमी में जा सकते हो। अर्लियर माइक्रोस्कोप, पहला आया जो अर्लियर माइक्रोस्कोप भी बनाता है, और जो इम्प्रूव मतलब पहला टेलीस्कोप नहीं बनाया है, इम्प्रूव करा होगा उसमें कुछ इसने। जोहान्स केपलर ने द प्रिंसिपल ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, गति के नियम जो दिए केपलर ने। हार्वे ब्लड सर्कुलेशन समझाता है, जो है अपनी इस नसों में जो दौड़ रहा है, हर एक में। साइंस का भी क्वेश्चन है, नई तरीके की साइंस कैसे कैसे आ रही है, ये सारी बातें आपको बता दी हैं, ठीक है। ये वही फिजिसिस्ट और फिजिशियन बता चुका हूँ मैं। ये एज ऑफ डिस्कवरी, कोपरनिकस थ्योरी ऑफ हेलियोसेंट्रिज्म, ठीक है। ये आपका लास्ट पेज है आज का जो है, इसी के साथ आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। जो ये क्या लिख रखा है पता नहीं, है ना। लियोनार्डो दा विंची हुआ है एक अपने, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। इसकी फेमस पेंटिंग्स देख लो, वर्जन ऑफ द रॉक्स है, द विटुर्वियन मैन है, द लास्ट सपर है, और मोनालिसा। ये चारों इसकी पेंटिंग है फेमस, लियोनार्डो दा विंची की। नया आर्ट आ रहा है तो उस टाइम की, रेनेसा के टाइम की जो नई आर्ट है उसमें आपको लियोनार्डो दा विंची देखने को मिलेगा, ठीक है। माइकल एंजेलो है, माइकल एंजेलो ने क्या लिखा है, द लास्ट जजमेंट। ये देखो स्पेलिंग गलत लिख रखी है, ये देखो दिखा भी रखी है यहाँ पे कि इसमें ई नहीं आएगा, ठीक है भाई साहब, JUDGMENT, जजमेंट, इस तरीके से हुए। आप मतलब आगे से लिखो तो ध्यान रखना इसकी जजमेंट की स्पेलिंग। राफेल भी बड़ा रहा है, पेंटर हुआ है, राफेल्स रूम्स इसने लिखा है। और सिस्टिन मैडोना, सिस्टिन जो है ये सिस्टर के लिए ही आता है, सिस्टिन का मतलब सिस्टर है, तो ठीक है। ये देख लो एक बार दोबारा से। लियोनार्डो दा विंची तो ये ला रहा है वर्जन ऑफ द रॉक्स, द विथुरेनियम मैन, और द लास्ट सपर, और मोनालिसा। माइकल एंजेलो द लास्ट जजमेंट, और राफेल रूम्स, और ये इसके, ठीक है। अब कुछ रेनेसा का लिटरेचर है, इसमें आपको बता देता हूँ। ये द प्रेज ऑफ फॉली तो कितनी बार पढ़ चुके हो, रेसमस 1509 ईयर, है ना। इंग्लैंड में कौन कौन हुआ है, वाइट है, सिडनी है, स्पेंसर है, सबको एक एक करके पढ़ेंगे, चिंता मत करना बिल्कुल भी, सारे नाम याद रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शेक्सपियर है, जॉनसन है, वेबस्टर है, बेकन है, ब्राउनी है, हचेस है, मिल्टन है। अब ये देख लो, सर्वांटेस है, इसकी रचना है डॉन क्विक्सोट, वेरी फेमस नोवेल है, और 2015 में ये जो है चर्चा में रहा था, ऐसा कुछ बात है। इटालियन में पेट्रार्क है, मैकियावेली है, एरिस्टो, बकेसियो, और डिकैमरन। तो ये सारी बातें मैंने बताई हैं, और ठीक है, फेमस सनेट्स भी लिखी हैं उन्होंने, द प्रिंस बुक भी है। तो इस तरीके की बातें हैं, डॉन क्विक्सोट और द वेरी फेमस नोवेल, इस तरीके की बातें अपनी जो है मिलती हैं। ये वापस वही बात आ गई, ग्रेट आर्टिस्ट माई ये हो गए, फेमस पेंटर ये हो गए, सिस्टर का मतलब यही है, रेनेसा लिटरेचर, 5 मेजर लैंग्वेजेज एंड देयर ग्रेट राइटर्स, ठीक है। ये वही चार चीज़ें हैं, ये द लास्ट जजमेंट, राफेल रूम्स। तो इस तरीके से अपन ने जो है आज की क्लास अपनी फिनिश करी है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार अगर हम शुरू से देखें तो ये हमने पढ़ा है, देखो ये तो रेनेसा की जो है थंबनेल है, ये रेनेसा के बारे में, ये आप जॉर्जो वसारी और ये ऐड करोगे, डांटे, बकेसियो, पेट्रार्क्स, ठीक है। इसके बाद हमने रेनेसा के बारे में जाना, हमने इसको मिडिल एज से कंपेयर करा, मिडिल एज में क्या था, रेनेसा में क्या था। इसके बाद हमने ये सारी चीज़ें जो भी नई नई थी आई थी, इनको सबको चर्चा में लिया। लर्निंग नई थी क्या थी, रिलीजन क्या था, कॉस्मोस क्या था, फिलोसफी, साइंस, वर्ड, आर्ट्स क्या क्या थे, सारी चीज़ें। इसके बाद हमने न्यू लर्निंग को डिटेल में पढ़ा जो है। उसके बाद हमने स्लोगन ऑफ द साइन एड फोंटेस, इसका बैक टू द सोर्सेस था जो है मतलब, ठीक है। इसके बाद कुछ अपने जो है इन्होंने जॉन वाइक्लिफ है, जेन हस है, ये लॉलार्ड जिसके वो थे, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। नोट डाउन कर लेना, आप नोट्स बना लो तो सबसे बेटर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखने को अपन को मिल जाती हैं, और ये भी ठीक है। आज की जो आगे की बात अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। 2 ही बातें कहूँगा मैं तो आपको, जो है लाइक करें, और क्लास को लाइक करें अगर आपको मज़ा आ रहा है तो, ठीक है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे अपन इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं। और आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, है ना, जो लिटरेरी बाबा कपिल के नाम से आपको मिलेगा, ठीक है। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बस यही जीवन है और कुछ नहीं है। और ख़ुद को थोड़ा सा एनलाइटन करें, आज की चीज़ों से अपने जीवन में भी प्रेरणा लें, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है हमने पढ़ी हैं, ठीक है। धन्यवाद।